बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके बाद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस तक हम लोग कर लिए थे। तो बच्चों उसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे तो उससे पहले प्रीवियस ईयर का जो जेई वगैरह का क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। अच्छे से ध्यान दे के देखो बच्चे। आज का टॉपिक का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। देखो बच्चे, सबसे पहला बात है, कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो ऑब्टेन्ड होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। यदि हम लोग तीनों लॉ को कंबाइन कर दें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को, तो हमको मिलेगा क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। चलो देखते हैं बच्चे। कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ and Avogadro's hypothesis to form ideal gas equation. तो मतलब आइडियल गैस इक्वेशन जनरली ऑब्टेन्ड होता है यदि हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को कंबाइन कर देते हैं तो हमको मिलता है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जनरली क्या होता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हमको मिलता है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये कब होता था बच्चे? जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ए गिवन मास, ठीक है। और हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इसमें हम लोग बच्चे देखे थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता था एट कांस्टेंट प्रेशर। और हम लोग बच्चों देखे थे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N था। कब? जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर था। ठीक है बच्चों, तो हम लोग करते हैं क्या? ये तीनों लॉ को जो है कंबाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग ऑल द अबव लॉ, ये जितना भी लॉ है इसको हम लोग कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करके बच्चे हम लोग लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। हम इसको देखो लिख सकता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn/p। यदि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो इसको लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू RTn/p। इसको हम लोग अरेंज करके बच्चों लिख सकते हैं
PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू हम लोग प्यारे बच्चों लिख सकता हूँ क्या, PV इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं nRT। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मिला हमको आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल। ये हमको क्या मिला, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल। तो हम लोग देखो इस लॉ को एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है ना, ऑल द लॉ नेमली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को हम लोग कंबाइन कर देते हैं टू गिव आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। इज इट क्लियर? चलो हम लोग अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को और आगे बढ़ाते हैं बच्चे। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल जो होता है गिवन वेट बाय मोलर मास होता है। तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल में PV इक्वल्स टू nRT हुआ। यदि हम लोग इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए लें, क्या लें, 1 मोल के लिए लें। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, इफ n इक्वल्स टू 1, यदि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 1 ले लें, तो आइडियल गैस इक्वेशन में बी रिटेन एज PV इक्वल्स टू RT। PV इक्वल्स टू RT, ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। आइडियल गैस इक्वेशन क्या हुआ, फॉर 1 मोल के लिए। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग बच्चे और लिख सकता हूं, PV बाई T इक्वल्स टू R। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पर ये R जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो R क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू और कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। और R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ा सकते हैं इसको देखो, और हम लोग क्या कर सकते हैं, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। एक इक्वेशन मेरा मिल गया। एक इक्वेशन तो ये था, और देखो बच्चों एक इक्वेशन ये मेरा मिला। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चे, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल स्मॉल n इक्वल्स टू होता है गिवन वेट बाय मोलर मास होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। इसको हम लोग गिवन वेट को W ले लें और मोलर मास को क्या करें, कैपिटल M एक्सप्रेस कर लें। तो देखो, और इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, इसको हम लोग इस इक्वेशन से, अब जो हम लोग लिखे थे PV इक्वल्स टू nRT फॉर n मोल के लिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू W बाय M RT। PV इक्वल्स टू W बाय M RT। W क्या है बच्चों, गिवन वेट, M क्या है मोलर मास, R क्या है गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर, P क्या है प्रेशर, B क्या है वॉल्यूम। अब देखो बच्चे, इससे हम लोग डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या करो, इसको हम लोग PM इक्वल्स टू W बाय V RT लिख सकता हूँ। और हम लोग जानते हैं बच्चों, मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। देखो वी नो दैट हम लोग प्यारे बच्चे जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर जो होता है
वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है मास बाय डेंसिटी। तो क्या बच्चा, तो हम लोग इसको वॉल्यूम बाय मास को क्या बोल सकता हूँ, डेंसिटी बोल सकता हूँ। इसको हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ PM इक्वल्स टू DRT लिख सकता हूँ, PM इक्वल्स टू DRT। तो क्या हम लोग बच्चे इसको आगे प्रोसीड करके D इक्वल्स टू PM बाय RT लिख सकता हूँ। अब देखो एक फॉर्मूला मेरा ये मिल गया। यदि डेंसिटी को फाइंड करना हो तो हम लोग इससे डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। अच्छे से लिख लो, D इक्वल्स टू PM बाय RT। डी क्या है, डेंसिटी। अब देखो और क्या क्या एक्सप्रेशन हम लोग इससे निकाल सकते हैं। चलो हम इसको इरेज करता हूँ। अब देखो बच्चे, क्या हम इसको PM इक्वल्स टू DRT जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको P डिवाइडेड बाय DT इक्वल्स टू R बाय M लिख सकता हूँ। कांस्टेंट बाय एनीथिंग, वैल्यू शुड बी कांस्टेंट। ये डाटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हम लोग PM बाय DT इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो इसको देखो और हम लोग आगे प्रोसीड करके इसको क्या लिख सकते हैं, P1 बाय D1 T1 इक्वल्स टू P2 बाय D2 T2 लिख सकता हूँ। वेरिएशन कर दिए, ठीक है बच्चों। चलो मेरा एक फॉर्मूला ये मिल गया। जहां पर जिस कंपोनेंट का जरूरत होगा उस चीज को हम लोग फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट करके उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देंगे जहां पर जो पूछेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को देखते हैं बच्चे। नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर का नेचर देखता हूं क्या होगा। नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। क्या देख लेते हैं हम लोग, नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। तो हम लोग जानते हैं PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। R इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों PV बाय NT, ठीक है। और हम लोग जानते हैं बच्चा प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय N इंटू T। अब देखो बच्चा, F फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को हम लोग लेंथ स्क्वायर लिख सकता हूं, लेंथ स्क्वायर। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाय मोल इंटू टेम्परेचर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच्चा हम लोग इसको लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय मोल इंटू टेम्परेचर। अब देखो हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है बच्चा, वर्क डन होता है। फोर्स इंटू लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन। तो हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं फोर्स इंटू लेंथ इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मोल इंटू टेम्परेचर। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू वर्क डन टेम्परेचर इनवर्स वर्क डन
टेम्परेचर इन्वर्स और मोल इन्वर्स। टेम्परेचर का यूनिट हम लोग जनरली क्या लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो इसका क्या हो गया, नेचर या यूनिट वर्क डन। वर्क डन का जो यूनिट होगा लीटर एटीएम जो हम लेते हैं, या इसका हम लोग जूल में निकालेंगे, अर्ग में निकालेंगे, कैलोरी में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्क डन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन्वर्स मोल इन्वर्स। ये मेरा यूनिट हो गया। इस बेसिस पर हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे बच्चों। ठीक है, लिख लो बच्चों इसको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब कैलकुलेशन करता हूँ, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अब हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फर्स्ट नंबर में देखो बच्चा, हम लोग जानते हैं एट एसटीपी और एनटीपी। एट एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो हम लोग जानते हैं उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 atm, और टेम्परेचर हो गया आपको कितना 0 डिग्री, प्रेशर कितना हो गया 1 atm। तो हम लोग इसको फर्स्ट टर्म में देखो कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जानते हैं 1 मोल ऑफ gaseous molecules, 1 mole of gaseous molecules at STP or NTP, at STP or NTP contain 22.4 liter, वॉल्यूम। तो देखो बच्चे, STP जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और बच्चे देखो एनटीपी, इसको हम लोग बोलता हूँ नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, बच्चों। अब देखो 1 मोल ऑफ एनीथिंग एवोगाड्रो नंबर के बराबर भी होता है, लेकिन इसका जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमको एसटीपी का मतलब होता है, एसटीपी और एनटीपी में, एसटीपी और एनटीपी जब होगा तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो प्यारे बच्चों होता है 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग लिखते हैं 273.15 केल्विन। और प्रेशर जो हम लोग यूज करते हैं, प्रेशर कितना होता है 1 atm। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग PV इक्वल्स टू nRT जानते हैं, वी नो दैट PV इक्वल्स टू nRT। तो R इक्वल्स टू प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकता हूँ PV बाय क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा। PV इक्वल्स टू nRT, तो R इक्वल्स टू PV बाय NT। अब देखो प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, मोल कितना 1, टेम्परेचर कितना 273.15 केल्विन। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चा आएगा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन और मोल इनवर्स। मेरा ये वैल्यू आएगा आर का, इसको याद रखना है बच्चे। आर का एक वैल्यू आया कितना 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। नंबर 2 में देखो बच्चा, इफ प्रेशर
expressed in term of डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम लोग क्या करें, प्रेशर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यूज करें, तो हम लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू होता है 76 सेंटीमीटर इंटू 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो तुमको समझने के लिए हम बता दे रहा हूँ, ये जो है ना 76 मरकरी का जो कॉलम होता है उसका ये हाइट है, और ये उसका क्या है, डेंसिटी है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तब हम लोग यदि कैलकुलेट करेंगे आर का वैल्यू, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 76 इंटू 13.596 इंटू 981 इंटू वॉल्यूम ले लेंगे 22400 ml डिवाइडेड बाय मोल हो गया 1 इंटू 273.15 केल्विन। जब प्यारे बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो आएगा 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन मोल इनवर्स। दूसरा वैल्यू मेरा ये मिला, इसको भी याद करके रखना है, रिमेंबर करना है। R इक्वल्स टू 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल हो गया। अब देखो बच्चों, मैं थर्ड नंबर कैलकुलेट कर रहा हूँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू। थर्ड नंबर में देखो बच्चों, थर्ड नंबर में क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं बच्चा कि अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए वो आया था आर का वैल्यू 8.314 इंटू 10 अभी देखो तुरंत, अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए थे आर का वैल्यू कितना आया था, 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, और हम लोग जानते हैं we know that 4 पॉइंट, अब देखो 1 जूल बराबर जो होता है ना 10⁻7 अर्ग के बराबर भी होता है। 1 जूल बराबर, we know that 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स भी लिख सकता हूँ। इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया को 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। R इक्वल्स टू मेरा आ गया 8.314, इतना हो गया। और देखो we know that 4.184 इंटू 10⁻7 अर्ग बराबर 1 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, या 4.184 जूल बराबर 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो हम लोग R इक्वल्स टू 8.314 डिवाइडेड बाय 4.184 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन मोल इनवर्स के बराबर आएगा। एक मेरा ये वैल्यू मिल गया बच्चों। चलो, इतना ही सारा वैल्यू जो है आर का होता है। और देखो 1 जूल बराबर जो होता है ना पास्कल, इस यूनिट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते, देखो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी लिख सकता हूँ। मतलब 1 जूल इक्वल्स टू पास्कल मीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। पास्कल मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब।
ठीक है, इसको हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ पास्कल मीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 जूल बराबर जो होता है ना, हम लोग इसको पास्कल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखो उसको अच्छे से लिखो। ठीक है बच्चों, लिख लिए इसको। चलो अब देखो, एक और वैल्यू है, एक वैल्यू और क्या है, देखो हम लोग जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। यदि हम लोग आर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट के क्या है बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या हम लोग कप्पा या के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 8.314 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन मोल इन्वर्स, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आएगा। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर आगे होगा तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग वान डेर वाल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर उसको स्टडी करेंगे। तब तक इसको अच्छे से देखो और हमारे साथ बने रहो। थैंक यू बच्चे।